शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। हेलो दोस्तों, आपको गणित ट्यूशन टीचर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर संबंधी पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टेड है, पढ़कर देखना, मज़े आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। संबंधी है, ये लेखक जिन्होंने लिखा है उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इंट्रोडक्शन में अब मैं बताने जा रहा हूँ, यह पाठ फणीश्वर रेणु द्वारा रचित एक संवेदनशील कहानी है या आत्मकथा है। यह एक संदेशवक की कहानी है। इसमें मानवीय संवेदनाओं की गहन अभिव्यक्त हुई है। संवेद्य का नाम हरगोविंद एक संबंध्य है, अर्थात संदेश वाहक। एक दिन बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया का बुलावा आने पर हरगोविंद को आश्चर्य हुआ कि आज जबकि संदेश भेजने के लिए गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, तो बड़ी बहुरिया ने उसे क्यों बुलवाया है। फिर हरगोविंद ने अंदाज़ा लगाया कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना पड़ेगा। ठीक है। अतीत की यादों में खो जाना। बड़ी हवेली पहुंचने पर हरगोविंद अतीत की यादों में खो गया। पहले बड़ी हवेली में नौकर और नौकरानियां की भीड़ लगी रहती थी और आज बड़ी बहुरिया अपने हाथों से सोफा में अनाज लेकर फाटक रही है। कभी बड़ी बहुरिया के इन कोमल हाथों में मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। जहां कल कर्ज लेने वालों की लाइन लगी रहती थी, आज वहां कर्ज मांगने जाने लगी। बड़ी बहुरिया का संदेश। बड़े भैया की मृत्यु के बाद तीनों भैयाओं में आपस में लड़ाई होने लगी और बड़ी बहुरिया अकेली पड़ गई। तीनों देवर लड़ाई झगड़ा करके तथा हवेली का बंटवारा करके शहर में जा बसे। उसके पास एक नौकर था, वह भी भाग गया। उसको अब खाने तक के लाले पड़ गए। उधार तथा कर्ज देने वालों ने उधार तथा कर्ज देना बंद कर दिया। अब वह बेचारी केवल बथुए साग खाकर गुजारा कर रही थी। इसलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके में संदेश भेजना चाहती थी ताकि उसके घर वाले आकर उसे ले जाए और वह अपने मायके में अपना जीवन गुजार लेगी। बहुरिया की आंखें छलछला आई। बड़ी बहुरिया अब हवेली में अकेले रह गई थी। वह बथुआ साग खाकर अपना गुजारा कर रही थी। ठीक। मोदी आइन हवेली में प्रतिदिन उधार मांगने आती थी और कड़वी बातें सुनती थी, परंतु बहुरिया के पास देने को कुछ ना था। अब वह अपने जीवन से हार चुकी थी। वह सोच रही थी कि भाई और भैयाओं की नौकरानी करके वह अपना पेट पाल लेगी तथा बच्चों की झूठन खाकर कोने में पड़ी रहेगी। ऐसा सोचकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी।
इसलिए संवाद सुनते वक्त उसकी आंखें छलछला गई। बड़ी बहुरिया की दुर्दशा को देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ। बड़ी बहुरिया हरगोविंद के जाने का खर्च मात्र 5 रुपये जुटा पाई। हरगोविंद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि खर्च का इंतजाम वह स्वयं कर लेगा। लोग संवध्य की बहुत खातिरदारी करते थे और उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह लंबी यात्रा करके उनके प्रियजनों का संदेश उन तक लाता था। उसे अच्छी तरह से भोजन कराया जाता था। भरपेट भोजन करने के बाद संबंधी यात्रा की थकान उतारने के लिए गहरी नींद सोता था। परंतु बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने पर जब हरगोविंद के सामने कई प्रकार के व्यंजनों से भरी थाली आई तो उसने खाना नहीं खाया। उसे बड़ी बहुरिया का ध्यान आ रहा था कि वह बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। संदेश ना सुना पाना। हरगोविंद के मन में बड़ी बहुरिया के प्रति बहुत सम्मान था। वह बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। वह सोच रहा था कि यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर मायके चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा। वह किसी मुंह से यह संदेश देकर बड़ी बहुरिया उसके गांव में बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही थी। यह संवाद सुनकर लोग उसके गांव के नाम पर थूकने लगेंगे। अपने गांव की बदनामी के भय से हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संदेश ना सुना सका। जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर संवाद न सुना पाने का कारण माफ़ी मांगी। उसने कहा कि बड़ी बहुरिया के बेटे के सम्मान है। बड़ी बहुरिया उसकी माँ के सम्मान है, पूरे गांव की माँ के सम्मान है। वह उससे आग्रह करता है कि अब वह निठल्ला नहीं बैठेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा तथा उसके सब काम करेगा। बड़ी बहुरिया स्वयं अपने मायके संदेश भेजने के बाद से ही पछता रही थी। संवध्य की विशेषताएं: एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने वाले व्यक्ति को संवध्य कहा जाता है। वह वातावरण को सुधाकर ही संवाद का अनुमान लगा लेता था। वह बहुत भावुक है। वह संवेदनशील और समझदार भी है और समाजवादी भी है। वह ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला है। गांव वालों के मन में संवध्य की यह अवधारणा है कि वह निठल्ला, कमजोर और पेट आदमी है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। बिना मजदूरी के वह संवाद पहुंचाता है और वह औरतों का गुलाम है। ये आज मैंने आपको ये कविता पढ़ाई है। इस कविता का नाम है संबंधी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और ये कहानी भी है। इस कहानी से मुझे बहुत भावुक कर दिया है।
मैं आपको ये कहानी सुनाई है, आप भी भावुक हो गए होंगे। कभी दूसरे का मत खाना जी, कभी दूसरे का मत खाना जी। गणेश ट्यूशन टीचर को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दोस्त फिर मिलता है अगली बार। जय हिंद, जय भारत।